हेलो बच्चों, मैं आपका यासर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज देखिए हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स में ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों ये एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक आपको ये चैप्टर मिलेगा। क्लास 11 तक, नीट तक ये चैप्टर और इसका कॉन्सेप्ट आपके साथ चलते रहेगा। बल्कि इसमें एक साइंटिस्ट आएगा न्यूटन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके फॉर्मूलाज वगैरह आपको बहुत आगे हेल्प होगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज बताऊं कि फिजिक्स का मतलब यह है कि फिजिक्स मतलब है ऑल ओवर प्रैक्टिस के बारे में। ये बायो केमिस्ट्री जैसा नहीं, ये ऐसा है कि आप इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये ठीक रहेगा। नहीं, इनका लेक्चर्स को रिपीटेड वे में देखिए, आपका नॉलेज और बढ़ेगा। जहां पर कैलकुलेशन वाला पार्ट है वहां कैलकुलेशन कीजिए। और हाँ, सब कुछ करते हुए एक काम आपको करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों में शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स भेजना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। तो बच्चों यहां बुलाया गया है, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में यानी पूरे ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ये दोनों मार्कर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक दूसरे मार्कर एक दूसरे में अट्रैक्ट करते करते सट क्यों नहीं रहे हैं, यह एक अलग बात है, बट ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अर्थ अभी मुझे नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, अगर कोई चीज ऊपर है वो नीचे, नीचे ऊपर, जो भी सामान है इस दुनिया में, जो भी सामान आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में, यानी अर्थ से लेकर अर्थ से बाहर तक हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे में एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। वही अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं बोलूं ये देखिए, ये एक इंक का डब्बा है, ये दो मार्कर है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, फिर ये इसको, ये इसको, यानी हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी चीज को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यह सिर्फ अर्थ में लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, हर एक सामान एक दूसरे सामान को, हर एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को, एक एटम दूसरे एटम को, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। चलिए बच्चों, ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में पाए जाने वाला, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर आपको याद रहे तो स्प्रिंग फोर्स होता है, आपको याद रहे तो और भी कुछ मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इन सब फोर्सेस में देखा जाए तो जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ये सबसे वीकेस्ट फोर्स, ये आपको ऑब्जर्व नहीं होगा जल्दी, ऑब्जर्व आपको होगा बड़ा बड़ा लार्ज मासेस वाला बॉडी में। यानी अर्थ और मून के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स देखा जा रहा है कि अर्थ ने ही मून को खींच के रखा है। सन सारे प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में घुमा रहे, ये सन इधर इसको भी घुमा रहे हैं, मरकरी को भी घुमा रहे हैं ऐसे, वेनस को भी घुमा रहे हैं ऐसे, अर्थ को भी घुमा रहे हैं ऐसे, ये सब कुछ ऐसे घुमा रहे हैं। इधर मार्स आएगा, मैं नहीं बनाया, और भी प्लैनेट्स है, यहां जगह नहीं है। तो देखिए ये सन जो है इसको घुमा रहा है, अगर सन ना रहे तो ये लोग भाग जाए। तो यहां पर बड़ा बड़ा बॉडीज में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जर्व होगा, लेकिन छोटा छोटा बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, बट लगता तो है। तो देखिए जो बड़ा बड़ा, यानी इसके लिए बड़ा मास का होना जरूरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बड़ा मास का होना जरूरी है। छोटा होगा तो लगेगा लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, हम लोग नहीं देख सकते। क्या बोल रहा है, नेग्लिजिबल इन टेनी पार्टिकल्स। टेनी पार्टिकल्स में ये नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। यानी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियाई में दो मॉलिक्यूल का अगर मैं बात करूं, एक H2O का मॉलिक्यूल दूसरा H2O का मॉलिक्यूल में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, हाँ लगा रहा है, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा क्योंकि ये छोटे मास में अप्लाई नहीं हो पा रहा है, लगभग नेग्लिजिबल लग रहा है। एक एटम दूसरा एटम में, एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन लगा तो रहा है। क्योंकि क्यों मैंने पहले ही बता दिया, इस ब्रह्मांड का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन बड़ा मास होगा तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छे से आप देख पाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन प्रोटॉन में, वो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपको दिखाई मिलेगा, लेकिन ये आपको छोटा पार्टिकल्स में दिखाई नहीं मिलेगा। बल्कि एक बड़ा सा बिल्डिंग अगर एक कार को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी आपको नोटिस नहीं होगा। क्योंकि ये भी छोटा है ब्रह्मांड में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के आगे। यानी ये जो है एक्चुअली में आपको
सोलर सिस्टम में, गैलेक्सीज में, स्टार्स में, प्लैनेट्स में, सन और मून के बीच में, सन और अर्थ के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, ये आपको अच्छे से ऑब्जर्व होगा। हेवनली बॉडीज में, बड़ा बड़ा बॉडीज में ये अच्छे से आपको ऑब्जर्व होगा। फिर क्या बोल रहा है, फॉर वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट्स में हम इसी फोर्स को अच्छे से देख पाते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को अच्छे से देख पाते हैं बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट्स का। तो प्राइमरी रीजन यानी आज हमारा ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का आकार ऐसा है, सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ ऐसा है, हमारा मून यहां पर आपका एग्जिस्ट करेगा। मून जो है अर्थ का चक्कर लगाता है, इसको मून मान लीजिए, ये फिर इसको चक्कर लगा रहा है। ये सब ऐसा कुछ हो रहा है, इसका सब का रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स गैलेक्सीज का आकार में, गैलेक्सीज को बनाने में, स्टार्स का फॉर्मेशन में, स्टार्स में ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा इस पूरा सोलर सिस्टम को एग्जिस्ट करवाने में ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं यहां से सन को हटा दूं तो हो सकता है कल ही ये मरकरी ऐसे निकल जाए, हो सकता है वेनस यहां भाग जाए, हो सकता है चलते चलते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर हम हाथ में रख के, अगर हम हाथ में एक धागा में एक कोई भी छोटा सा ईंट का टुकड़ा बांध के इसे घुमाते हैं, जब हम अगर छोड़ देंगे वो एक तरफ भाग जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये सब जो घूम रहा है अपना अपना ऑर्बिट में, आज मरकरी घूम रहा है, वेनस घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, मार्स घूम रहा है, इसका आगे और भी प्लैनेट्स घूम रहा है, कहीं ना कहीं इसको कोई ना कोई तो होगा जो बीच में इसको पकड़ा हुआ होगा, तभी तो ये लोग अपने अपने ऑर्बिट में हजारों साल से घूम रहे हैं। क्या मैं कह दूं वो कोई और नहीं, वो सन है, वही सन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू इसको भी घुमा रहा है, वही सन है जो इसको भी घुमा रहा है, वही सन है जो अर्थ को भी घुमा रहा है। यानी इसको घुमाने में जो रोल है वो हमारा सन को जाता है। चलिए उसी प्रकार अगर ये घूम रहा है मून तो उसको फिर अर्थ घुमा रहा है, क्योंकि वो अच्छा। अब मैं अगर बोलूं अर्थ, अब मैं इन सब को छोड़कर अगर अर्थ को यहां पर लेके आ जाऊं, अब अर्थ भी हर एक चीज को खींचेगा, अर्थ भी, क्योंकि बोला गया है दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में खींच रहा था, दिखाई दिया, ये इसको ये इसको ये इसको। अब अर्थ भी तो ऑब्जेक्ट है, क्या अर्थ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मानिए यहां पर एक पेड़ है, अर्थ के ऊपर मैं एक पेड़ बना रहा हूं, ध्यान दीजिए, इस पेड़ में अगर कोई सामान लगा हुआ रहेगा, इस पेड़ में अगर कोई, मानिए एक एप्पल है, जिस दिन ये एप्पल यहां से गिरेगा वो आएगा कहां पर, नीचे गिरेगा, क्योंकि अर्थ भी तो इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, द न्यूटनियन ग्रेविटेशन। अब बात आ रहा है न्यूटन के बारे में। बच्चों न्यूटन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बहुत फेमस है, बट मैं आपको एक अंदर का बात बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज न्यूटन ने नहीं किया था। क्या सर, बड़ा बात बोल रहे हैं आप? हाँ, इससे पहले भी लोग, इससे पहले भी फिजिसिस्ट यानी फिजिक्स समझने वाले लोग इस फोर्स को खोज चुके थे, लेकिन दिक्कत था कि वो लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को लार्ज स्केल में नहीं मान रहे थे। मतलब सर वो लोग यही मान रहे थे कि अर्थ में एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है, अर्थ से बाहर स्पेस में ये लोग इसको लागू नहीं कर रहे थे, वहां पर ये लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम न्यूटन बाबा को ही ये माइंड में आया कि ये सिर्फ अर्थ में नहीं, पूरा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है हर जगह, यानी यूनिवर्सल फोर्स अगर मैं कहूं तो इसको यूनिवर्सल फोर्स पहले बार न्यूटन ने कहा कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, ये यूनिवर्स के लिए यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, यानी आप तारा देख रहे हैं, वो तारा एक दूसरे तारा को, उसके अगल बगल वाला सारा चीज को एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बात कहा था फर्स्ट टाइम न्यूटन ने। तो देखिए, सर आइजैक न्यूटन डिड नॉट डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट ग्रेविटेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अर्थ ओनली। इन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ में ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ अर्थ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड में लागू है, यानी ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। अच्छी बात, आपको पता होगा एक बहुत पॉपुलर थ्योरी दिया जाता है न्यूटन बाबा के बारे में, तो मैं तो न्यूटन को छाप नहीं पाया, ऐसे ही रख दिया। ये न्यूटन बैठा हुआ है बच्चों, ध्यान रहे, इसका यहां पर ऊपर में न्यूटन बाबा के ऊपर एक सेब गिरता है,
और एक सेब गिरता है तो ये ऑब्जर्व करता है, ये सोचता है। जैसे सेब गिरा, ये ऊपर की तरफ देखा, इसका नजर गया चांद में। कहां गया? चांद में। बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ फिर ऐसे चक्कर लगा रहा है मून, हाँ ऐसे, यानी अर्थ तो घूम रहा है ऐसे ऐसे मानिए, और फिर इसके साइड में घूम रहा है मानिए तो मून। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसके ऊपर जैसे एप्पल गिरा तो इन्होंने माइंड लगाया कि जो ये सोचा कि ये एप्पल तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर भी तो उड़ सकता था, यानी पृथ्वी जरूर इस एप्पल को नीचे खींचा होगा। जैसे यहां से ये टूट गया, ये नीचे क्यों आया? सोच रहा है यहां से एप्पल छूटा, जैसे वहां से छूट गया डंडी से, तो ये नीचे क्यों आया? ऊपर भाग जाता। और नीचे आया मतलब इसको किसी ना किसी ने बुलाया, और जो इसको बुलाया वही ऊपर चांद को थाम के रखा है। कितना दिमाग लगा रहा है, ये बोल रहा है अगर ये एप्पल यहां पर गिरा मतलब चांद भी जो घूम रहा है, जिस फोर्स ने एप्पल को नीचे बुलाया वही फोर्स चांद को ऑर्बिट में घुमा रहा होगा। अगर वो फोर्स ना लगे तो चांद निकल जाए। बड़ा बात बोल दी, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? बोल रहा है न्यूटन जब एप्पल गिरा क्या सोचा? न्यूटन नोटिस द मून एंड रीजन, उन्होंने मून को देखा और क्या रीजन दिया? मून एंड रीजन दैट द सेम फोर्स, वही फोर्स दैट मेड द एप्पल फॉल, जिन्होंने एप्पल को गिराया, टू द ग्राउंड ऑल्सो केप्ट द मून ऑन इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ, वही फोर्स ऑर्बिट में मून को घुमा रहा है। उन्होंने बोला कि जो फोर्स ऊपर से एप्पल को फेंका वही फोर्स होगा जो चांद को वहां रखा होगा, और वो पृथ्वी के साथ साथ देखिए पृथ्वी है और ये जो है इसको अपना ऑर्बिट में चांद घूम रहा है, तो ये अबाउट द अर्थ, यानी अर्थ को देखा जाए तो ये अर्थ इसको खींच के रखा है। जैसे ये सारे प्लैनेट्स को घुमा रहे थे तो ये मून को ऐसे घुमा रहे हैं अपने ऑर्बिट में। कौन ये बात बोला? न्यूटन ने। फर्स्ट टाइम ये सब चीज चांद ऊंद के बारे में पहली बार इन्होंने ये सारा चीज को डिस्कस किया, इसीलिए ज्यादातर श्रेय हम लोग न्यूटन को ही देते हैं। बट ये नहीं कि इससे पहले लोगों को ग्रेविटेशन के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन लार्ज स्केल में यही पता किया, इसका मेजर रोल माना जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग कुछ और चीजें सीखेंगे इसी चैप्टर में। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए हम लोग अभी एक टॉपिक पढ़े, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, जब एक बॉडी दूसरा बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ही रहा है तो कितना लगा रहा है। वैसे तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, यानी एक दूसरे के ऊपर लगा रहा है। अगर मैं बोलूं ये डस्ट, ये मार्कर और ये डस्टर एक दूसरे में फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इक्वली लगाएगा, ये जितना लगाएगा वो भी उतना ही लगाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि सर इक्वल ही है, लेकिन कैलकुलेट तो करें कितना लगा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां बोला गया है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर इन दोनों मार्कर्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आपको ऑब्जर्व करना है तो इसका मासेस का प्रोडक्ट, यानी इसका मास और इसका मास, इसका 4 किलो 6 किलो 2 किलो 1 किलो जो भी मानी, उसका मल्टीप्लीकेशन का यानी मासेस का गुना का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स। मतलब सर मतलब आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं अगर इसका मास 4 kg, इसका 4 kg, तो 4 गुना 4 16 हुआ, इसका 3 3 3 3 9, इसका 2, इसका 3, तो 3 दूना 6। तो ये जो हम मास का जो गुना करें प्रोडक्ट, मास का गुना का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, यानी जितना ज्यादा इसका मासेस का प्रोडक्ट का गुना होगा उतना ज्यादा जो है फोर्स होगा। मैं आपको यहां बताऊंगा, शायद और आसानी से समझ में आए। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं बोलूं ये जो है ये एक है 2 kg का ब्लॉक और यहां पे एक 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, सॉरी इसको मानिए 3 kg का, और यहां पर है एक 4 kg का और यहां पर है एक 1 kg का। देखिए ये दोनों जो इस दोनों का मास को गुना कीजिए, 2 गुना 3 6, इसका 4 गुना 1 4, नहीं इसका आया 6 kg प्रोडक्ट जो आया 6, इसका प्रोडक्ट 4 गुना 1 4,
तो इसका अगर सेम डिस्टेंस में ही रखे, मानिए ये भी 2 मीटर में रखा हुआ, ये भी 2 मीटर में, तो इसका फोर्स ज्यादा होगा। मतलब जो इन दोनों का बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन दोनों के मासेस का गुना का रिजल्ट यानी प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर कर रहा है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इन दोनों का मासेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, यानी मासेस का गुना का रिजल्ट परिणाम जितना ज्यादा होगा, उतना ही इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, पहला। दूसरा बात क्या है, इन दोनों के बीच का दूरी जितना होगा उसका स्क्वायर कीजिए, उस हिसाब से फोर्स घट जाएगा। खुद ये तो लॉजिक वाला बात है, जितना दूर जाएगा उतना फोर्स कम होगा, यानी मास ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगा, दूरी कम होगा तो फोर्स ज्यादा, लेकिन दूरी ज्यादा कर दिए तो फोर्स ऑटोमेटिक घट जाएगा, वो भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनका बीच का स्क्वायर के हिसाब से वो उल्टा प्रोपोर्शनलिटी घट जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब अच्छे समझ में आएगा। बस अभी इतना ध्यान रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उसका मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास जितना ज्यादा होगा, दोनों का मासेस का रिजल्ट जितना ज्यादा होगा, फोर्स दोनों के बीच में उतना ज्यादा होगा, पहला। दूसरा कंडीशन साथ में है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में जो डिस्टेंस है, दो मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर के हिसाब से फोर्स घट जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं ये ऑब्जेक्ट है एक और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों में अभी मानिए एफ फोर्स लग रहा था। क्या फोर्स लग रहा था? एफ फोर्स लग रहा था। ये मानिए अभी 2 मीटर है। अगर मैं इसको 4 मीटर कर दूं, दूर 4 मीटर दूर कर दूं, 4 मीटर दूरी, तो देखिए फोर्स कितना गुना हो जाएगा। अच्छा आप बोलिए फोर्स घटेगा कमेगा? ऑब्वियस बात है सर, फोर्स घटेगा क्योंकि दूरी ज्यादा हो रहा है, तो फोर्स घट के हो जाएगा। इसका आपने कितना बढ़ाया? डबल बढ़ाया, इसका बढ़ाया 2, तो यानी आपका वो जो फोर्स है आपका 2 का स्क्वायर 4 गुना फोर्स घट जाएगा। यानी हम डिस्टेंस को सिर्फ डबल किए तो फोर्स 4 गुना घट गया। यानी फोर्स जो होता है डिस्टेंस का स्क्वायर में घट जाएगा। जितना डिस्टेंस बढ़ाइएगा उसका स्क्वायर में फोर्स घटेगा। 3 बढ़ाए तो 9 फोर्स घट जाएगा, समझ रहे हैं आप? 4 बढ़ाए तो 16 घट जाएगा। 4 गुना अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दिया, अगर 1 मीटर से अगर आप 4 मीटर दूर लेके चल गए दो बॉल को, तो फोर्स F से 16F हो जाएगा, सॉरी 1/16F हो जाएगा। यानी 4 गुना फोर्स घटेगा। स्क्वायर में फोर्स घटता है। अगर आप डिस्टेंस को 2 से 4 किए तो ये सिर्फ आपने डबल किया दूरी, तो फोर्स क्या हो जाएगा? आधा नहीं होगा कि डबल तो आधा, ऐसा नहीं, फोर्स जो है उसका स्क्वायर में घटेगा, यानी 1/4 हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बोलना ये चाह रहा हूं, जो फोर्स है वो उसका कितना, यानी स्क्वायर के हिसाब से फोर्स जो है डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं बोलूं, इसको मैं यहां पर दिखाऊं, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों r डिस्टेंस दूर में रखा हुआ है। कितना डिस्टेंस दूर है? r। तो इस लाइन के हिसाब से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 गुना m2, यानी इन दोनों का मासेस का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, जबकि दूरी का इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर का उसका स्क्वायर कर लीजिए, जो दूरी है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या मैं कह सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। अगर मैं दोनों कंबाइन करूं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर वाला इसको लिख दिए और ये नीचे था इसको लिख दिए, तो यहां से फोर्स आपका निकल के आ जाएगा। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहां मानिए अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटा दिए तो आपका फोर्स निकल गया। यहां पर आपको कांस्टेंट बैठाना होगा, जो जी हम लोग कांस्टेंट बैठाते हैं, F बराबर जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये जी है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट क्या है आपका, ये जी है, समझ रहे हैं आप। ये जो जी आपका जो वैल्यू निकल कर आया, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग इसको। हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इसको लेके आए हैं। मेन फॉर्मूला ये है, बाद बाकी सब बेकार है, ताम झाम कहानी सब बेकार है, आगे यही काम आएगा। ये याद रखना है, F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सर ये क्या है, ये क्या निकाल दिया सर? मैं ये बोल रहा हूं, जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो कितना लगा रहा है, क्या करना है, दोनों का मास का गुना कर दिए सर, और उसको नीचे दूरी से भाग कर दिए, स्क्वायर करके कर दिए, जी यहाँ पर ऊपर लिखा जाइए। ये इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आ जाता है। चलिए अब इफ 1 kg का अगर मैं 2 गो, ध्यान रहे, अब मैं जी का डेफिनेशन निकालूंगा इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अगर मैं 1 kg का 2 गो कोई भी ऑब्जेक्ट लिए, बीच में 1 मीटर दूरी रखे, ये फॉर्मूला बैठाएंगे, जी m1 m2 आर स्क्वायर, नहीं आ रहा समझ में, फॉर्मूला बैठा है भाई, जी के जगह जी, m1 1 kg, m2 भी 1 kg, दूरी 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, तो ये सब 1, F बराबर जी। मैं कह सकता हूं, देखिए ध्यान से, G is the constant magnitude of force between a pair of 1 kg masses that are kept 1 meter apart। मतलब 1 मीटर दूर रखा हुआ रहे दो 1-1 kg का ऑब्जेक्ट, 1 मीटर दूर रखा रहे दो 1-1 kg का ऑब्जेक्ट, उसमें जितना फोर्स निकलता है वही G का वैल्यू है। नहीं आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूं 1-1 मीटर दूर में, 1 मीटर, इसके बीच की दूरी 1 मीटर है, 1-1 kg का दो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में जितना फोर्स लग रहा है वही जी का वैल्यू होता है, समझ जाइए। अच्छा ये बहुत कम होगा, क्योंकि सोचिए 1-1 kg का ऑब्जेक्ट में जी फोर्स निकालना आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, और इससे पहले बताया भी हूं कि छोटा ऑब्जेक्ट्स में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नेग्लिजिबल होता है, तो ये मतलब बहुत कम होगा। तो मैं जी को बोल भी सकता हूं, जी इज द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन ए पेयर ऑफ 1 kg masses दैट आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट। अब देखिए यूनिट ऑफ जी का यूनिट, यहां से मैं अगर जी का निकालूं, F बराबर जी m1 बटे आर, अगर मैं जी यहां निकालूं बाहर तो आपका F ऊपर जाएगा, आर भी ऊपर जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? अरे यार क्या बोल रहे हैं, ये इसको यहां लेके आइए, इसको यहां लेके आ जाइए, आ गया। तो एफ आर स्क्वायर बराबर जी m1 m2, जी उधर ही रख दीजिए, तो m1 m2 नीचे नहीं आ जाएगा भाई, तो जी बराबर एफ आर स्क्वायर m1 m2। अब सबका अलग अलग यूनिट बैठाइए भाई, इसका ऐसा यूनिट निकालने के लिए सबका ऐसा यूनिट बैठा दीजिए ना यार, नहीं आ रहा है भाई। ऐसा यूनिट ऑफ जी, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, आर डिस्टेंस है तो मीटर में ही ना नापोगे भाई, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर, m1 m2 केजी में होगा, केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर मतलब नीचे, तो ये क्या हो गया, ये इसका यूनिट निकल के आ गया भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी, अगर ये तो आ गया कांस्टेंट का आपका यूनिट, अगर मैं इसको एग्जैक्ट अगर निकालूं, यानी जी को अगर मैं एग्जैक्ट निकालूं, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका उतना ज्यादा वैसे भी यूज है ही नहीं, अपर क्लास में होगा। अब बस इसको याद रखिए, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे ताकि जितना भी आपका माइंड में कूड़ा कचरा रहे वो सब दूर हो जाए। तब तक के लिए बच्चों आपको यह ध्यान रखना है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मासेस में ज्यादा, यानी जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। उसके बाद ये मेन है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसमें ध्यान रखिए जी रहेगा, m और m2 वो दोनों का मास जिसके बीच का फोर्स निकाल रहे, आर स्क्वायर उसका दूरी। ठीक है बच्चों, जी का 6.6 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी निकल गया। कहां से निकाले हम लोग, सबका अलग अलग यहां बैठा दिए, यहाँ जी निकल के आया था एफ आर स्क्वायर m1 m2, एफ का न्यूटन में आर का m स्क्वायर, इसका सबका आ गया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हाँ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।